नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली महापंचायत को पोस्टपोन कर दिया गया। अगली तारीख का ऐलान भी जल्द होगा। दरअसल लव जिहाद को लेकर यह महापंचायत होनी थी, मगर यहां पर 14 से लेकर 19 जून तक धारा 144 लागू की गई है। लिहाजा महापंचायत की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में लव जिहाद के खिलाफ 15 जून को बड़ी महापंचायत बुलाई गई थी और इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र याचिका भेजी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से 15 जून को लव जिहाद के खिलाफ उत्तरकाशी में बुलाई गई बड़ी महापंचायत पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी और इसे देखते हुए महापंचायत के मुख्य आयोजकों राकेश उत्तराखंडी और स्वामी दर्शन भारती को प्रशासन ने नजरबंद कर दिया है। और यशराज आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा बातचीत और ताजा अपडेट्स के साथ। यशराज, इस पूरे विषय को लेकर लगातार न सिर्फ उत्तराखंड की बात करें बल्कि देश भर की निगाहें अब बनी हुई हैं। जिस तरह से उत्तराखंड के पुरोला में जो माहौल बिगड़ा था, महापंचायत का आह्वान किया गया, धारा 144 लागू हुई, मौजूदा वक्त में देखा जाए तो किस तरह से अब कानून व्यवस्था इस पूरे शहर में दिखाई दे रहा है? एक छोटा सा शहर लेकिन अपने आप में शांति व्यवस्था को वो समेटे हुए वहीं पर अभी महज मई महीने में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई जिसके बाद से पुरोला में शांति भंग हो गई। वही शांति भंग होने का यह कारण था कि एक विशेष समुदाय के लोग के द्वारा किसी हिंदू नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के लिए ले जाया जा रहा था। तो यह घटना एक सप्ताह में 2 बार घटित हो गई। तो इस प्रकार लगातार घटती घटना की गंभीरता को देखते हुए वहां व्यापारी वर्ग और वहां के जो मूल निवासी उन्होंने यह फरमान जारी किया। उन्होंने यह कहा कि यहाँ पर जो भी काम करने वाले बाहर से व्यक्ति आए हैं वो भी जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो अपना घर खाली करते हैं या अपनी दुकान को यहाँ से छोड़ करके बाहर कहीं चले जाएं। उसी के बाद से धीरे धीरे वहां पर पलायन भी शुरू हो गया और इसी को देखते हुए वहां पर जब यह पलायन की घटनाएं घटित हो गई, लेकिन यह देश और राज्य के सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं थी, या उत्तराखंड के भी कई राज्यों में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। वहीं देश के भी कई अन्य हिस्सों में इन विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा हिंदू महिलाओं बच्चों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने की घटनाएं देखी जा रही है। तो इसी को देखते हुए लोग काफी यहाँ भयभीत हो गए थे। भय के कारण उन्होंने यहाँ से सभी को खाली करने का और उसके बाद यह लगातार घटती हुई घटनाओं को देखते हुए हिंदूवादी संगठनों और यहाँ के पुरोला के लोगों ने यह एक बताया कि एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के पीछे का तात्पर्य यह रहेगा, आरोप यह रहेगा कि क्या किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर पुरोला में ला करके घर के रूम कमरे को किराए में दिया जाए या दुकान को किराए पर लगाया जाए या उसका सत्यापन भी कराना भी आवश्यक होता है। तो इस बात को लेकर चर्चा करनी ही थी। इसी को लेकर महापंचायत का आयोजन 15 तारीख को किया गया था, लेकिन चूंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जैसे संगठन भी इसमें आकर जुड़ गए तो भारी भीड़ को देखते हुए और कहीं प्रशासन को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि महापंचायत के होने से शांति व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। तो इसी को देखते हुए आज पुरोला में आज से 19 तारीख तक धारा 144 लागू कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जब हिंदू संगठनों के द्वारा महापंचायत करने की बात कही गई थी तो देहरादून के पलटन बाजार में भी मस्जिद में मुसलमानों के द्वारा मुस्लिम के द्वारा उनके कुछ संगठनों के द्वारा 18 तारीख को महापंचायत करने की बात कही गई थी। तो लगातार हिंदू संगठन के भी द्वारा महापंचायत और मुस्लिम संगठन के भी द्वारा महापंचायत, तो कहीं ना कहीं यह शांति के उत्तराखंड जैसे शांत माहौल को एक खराब करने का भी एक तरीका हो सकता है। इसीलिए प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा यह क्लियर कर दिया गया कि वहां पर पुरोला में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी शांति व्यवस्था भंग ना की जा सके। और बात की जाए कि 18 तारीख को जो मुस्लिम समुदायों के द्वारा भी जो महापंचायत के आयोजन की बात कही गई थी, इसी को देखते हुए एसएसपी देहरादून के एसएसपी दलित सिंह कुमार ने भी यह बात कही कि यहाँ पर भी महापंचायत करने वाले संगठनों से बातचीत की जा रही है को महापंचायत ना करें। जी यशराज, निश्चित तौर पर तमाम जो तस्वीरें आपने भी दिखाने का प्रयास किया है अपनी बातों के जरिए वो सभी के सामने है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि दरअसल इस पूरे मुद्दे के आड़ में राजनीति करने का प्रयास भी एक पार्टी कर रही है। इसके साथ साथ आज इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है, कितनी महत्वपूर्ण है वो सुनवाई? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट चला गया
सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला एक हाईकोर्ट में से निपटारा हो सका है, हर एक मामले के लिए आप सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख ना करें। उसके बाद हाईकोर्ट में यह मामला चलने लगा और वहीं पर आज की सुनवाई भी होनी है। तो सबसे बड़ी बात है, कोर्ट में भी यह कहा गया है कि किसी भी प्रकार के इस तरीके के महापंचायत को समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, सबसे पहली बात। लेकिन दूसरी बात, कोर्ट ने भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि यह जो कथित घटनाएं लगातार देश में घटित होते जा रही है, इसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर भी सख्त कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है, आवश्यकता है। जहां तक कि शासन और प्रशासन को भी उन्होंने कहा कि मुस्तैदी से रहे और अपने काम को सजगता से करें कि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय तरीके की घटनाएं यहाँ पर ना घटित हो। इसी को देखते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी यह बात बार बार कही जा रही है कि उत्तराखंड के शांत माहौल को यहाँ के माहौल को खराब होने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी संगठन समूह या किसी भी धर्म विशेष की बात क्यों ना हो। लेकिन यह बात जरूर कही गई है कि जहां पर जो भी बात होती है वो सत्यापन की बात आ जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पर पलायन करके आ रहे हैं। लगभग देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी यहाँ पर बढ़ते जा रही है। तो पहाड़ों में उत्तर प्रदेश के लोग आकर रहते हैं बिना सत्यापन के। पहाड़ों के लोग में थोड़ी सी शिक्षा की कमी है, थोड़ा उनमें पैसे का अभाव है, इस कारण से वो कम रेंट पर भी दूसरे को कमरे किराए पर दे देते हैं। लेकिन पुलिस सभी से यह अपील कर रही है कि आप जिसको भी कमरे किराए पर दें, सबसे पहले उसका सत्यापन कराना आवश्यक है, ताकि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। यशराज, 26 तारीख की घटना के बाद से लेकर आज 15 तारीख हो चुकी है, करीबन 19 से 20 दिन का समय गुजर चुका है। महापंचायत हालांकि बुलाई गई थी, लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़े और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। क्या अब आपको लगता है कि अब जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से दुरुस्त है, किसी प्रकार का जो माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास किया गया था वो अब वो कंट्रोल में, सिचुएशन कंट्रोल में है प्रशासन की? जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले बात कि 15 तारीख से लेकर के आज 26 तारीख यानी एक महीने से भी आज 15 तारीख यानी एक महीने लगभग हो गए, पूरे एक महीने हो गए हैं। लेकिन एक महीने की जैसे यह घटना घटित हुई, जब से उसके 3-4 दिन तक ही माहौल कुछ खराब रहा था। यानी कि जब विशेष समुदाय के लोगों को यह फरमान जारी किया गया था, यह नोटिस टपका दिया गया था कि वो अपनी दुकान और अपने मकान खाली कर सकते हैं, तो यहाँ से चले गए थे। लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड में एक दो ऐसी छुटपुट घटनाएं देखने को मिल रही है। तो अगर खास करके विशेषकर पुरोला की बात की जाए तो पुरोला में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इससे पुरोला, उत्तरकाशी हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, यहाँ पर तो इस तरीके की किसी भी प्रकार की घटनाएं देखने को नहीं मिल रही। लेकिन कहीं ना कहीं यह घटना अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि एक पुरोला ही एक ऐसा जगह नहीं है, उत्तराखंड में कई ऐसी चीजें हैं जो इस घटना का शिकार हो चुके हैं। देहरादून की भी यदि बात की जाए तो यहाँ पर भी एक दो छिटपुट घटनाएं इस तरीके को देखने को मिली है। तो यह सबसे बड़ी बात यह है कि यह तब तक काबू नहीं किया जा सकता है जब तक इस पर एक सख्त कानून ना बनाया जाए कि जबरन धर्म परिवर्तन, यानी कि लव जिहाद पर एक जब तक सख्त कानून ना बना दिया जाए और लोगों में भय ना हो जाए, इस कानून को क्रियाकलाप में ना उतार दिया जाए, जमीनी धरातल पर इस कानून को जब उतारा जाएगा। पुलिस का क्या मानना है? पुलिस की जांच पड़ताल में आखिर क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है? जिस तरह से ये घटना पेश आई थी, जो 2 युवक इस पूरे मामले में संलिप्त थे, अब पुलिस का क्या मानना है अभी तक की जांच में, आखिर उनका क्या इरादा था? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस के द्वारा तो अभी कुछ रिपोर्ट पेश नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों से जानकारी जो मिली है, उससे जानकारी जो मिली है कि पुलिस भी इस बात को यह समझ रही है कि यह जो घटना की गई थी, यह जो बच्ची को, नाबालिग को ले जाया जा रहा था, यह कहीं ना कहीं बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन के रूप में ही ले जाया जा रहा था। लेकिन क्योंकि सामाजिक असंतुलन ना बिगड़ जाए, इसलिए पुलिस भी इसको कहने से हिचक रही है और पुलिस को भी अभी आदेश नहीं आया कि वो किसी भी तरीके के किसी भी चीज को वो हाईलाइट करे या मीडिया के सामने वो प्रस्तुत करे। इसलिए पुलिस के द्वारा तो अभी कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन सूत्रों के हवाले से अभी तक तो यही जानकारी मिली है कि पुलिस जिस दिशा में काम कर रही है, उस दिशा में यही है कि लगातार 2-3 नाबालिग बच्चियों को लेकर जो नीचे की ओर, पहाड़ से नीचे की ओर लाया जा रहा था और उसको उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करने की बात हो रही थी। तो यही देखना पड़ता है कि पुलिस कहाँ तक, कब तक इसका पूरा निराकरण कर सकती है, पर्दाफाश कर सकती है। लेकिन पुलिस का भी कहीं ना कहीं एक शांत रूप से, एक मौन रूप से यही कहना है
कि ये जरूर कहीं ना कहीं धर्मांतरण की ही ये घटना हो सकती है। हालांकि बिल्कुल यशराज, हमें इंतजार करना होगा पुलिस की पूरी रिपोर्ट में आखिर क्या खुलासे होते हैं, लेकिन इस घटना के बाद भी कई अन्य स्थानों से उत्तराखंड में इस तरह के मामले सामने आए। बहरहाल सवाल यहां पर यह भी कि उत्तराखंड देवभूमि की छवि इस तरह की नहीं रही है। यहाँ का माहौल काफी अच्छा रहा, सौहार्दपूर्ण वातावरण हमेशा से उत्तराखंड में रहा है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम बदला है, कितनी बड़ी नुकसान हुआ है, हानि हुई है इस छवि को उत्तराखंड की? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड हमेशा से, जब से ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, एक शांत माहौल वाला प्रदेश माना जाता है। इसे देवभूमि कही जाती है। यहाँ पर देवताओं का वास होता है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कभी भी आज तक यदि आप बात कर ली जाए कि जब उत्तराखंड अलग राज्य बना, राज्य गठन के ही समय जो संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसके बाद से कहीं भी आज तक किसी भी इस तरीके की अप्रिय घटना होने की सूचना यहाँ से नहीं प्राप्त हुई थी। और सभी जगह से जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सबसे सूचनाएं मिलती थी, लेकिन उत्तराखंड हमेशा से एक शांत माहौल वाला क्षेत्र रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि यहाँ पर ही जो मैदानी क्षेत्रों में, जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो घटनाएं घटित होती है, वो यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों में यह घटनाएं घटित होने लगी है। जरूर कहीं ना कहीं यह बात जो जाहिर हो रही है कि यह पलायन का ही असर, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो सख्ती लागू की गई है, या उत्तर प्रदेश से कुछ लोग पलायन होकर के उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं, और पलायन के बाद वो लोग अपना तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र ही बना लेते हैं। जरूर कहीं ना कहीं, मैं यदि स्पष्ट रूप से पूछा जाए तो इसमें राजनीतिक साठगांठ की ही बू आती है। यहाँ राजनेता भी इनको बसाने के लिए वोट बैंक की खातिर यहाँ पर बसाते हैं, और इनको आधार कार्ड दे दिया जाता है, इनको वोटर ID कार्ड इनके लिए यहाँ पर व्यवस्था कर दी जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं यदि बात करूँ देहरादून की, पिछले बार मैंने एक स्टोरी भी इस पर कही थी कि आसाम से कुछ लोग आकर, कुछ लोग नहीं, कम से कम 1,500 लोग यहाँ पर आसाम से आकर बस रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी आए हुए कुछ 6 महीने उनके पास आधार कार्ड और वोटर ID सभी कुछ उत्तराखंड के देहरादून से ही हो गए। आखिर ये कैसे संभव है? तो जरूर कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साठगांठ भी है। इसको यदि राजनेता लोग अगर सख्त कानून बनाकर यदि पूरे दिलो दिमाग से चाहे कि उत्तराखंड जिस प्रकार से शांत प्रदेश था, इसको उसी प्रकार। बिल्कुल यशराज, कहीं ना कहीं मामला बेहद गंभीर है, और जिस तरह से कानून व्यवस्था को अब दुरुस्त बनाए रखना चुनौती बनी हुई है, जिस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और धारा 144 भी लागू की गई ताकि प्रदेश का हाल खराब ना हो, कानून व्यवस्था पर सवाल ना खड़े हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशराज, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुरोला में घटना पेश आने के बाद धारा 144 लागू की गई है। उधर उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे, और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के हर जिले के CMO गांव का दौरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। देखिए, अवेयरनेस के एक तरीका ये भी है कि हम प्रत्येक CMO एक गांव में जो है जाके कैंप लगाए। मैं भी खुद उन गांव में जाऊंगा, और मैं ये कह सकता हूं कि जब भी हम कोई टारगेट फिक्स करते हैं तो निश्चित रूप से उसके अनुपालन के लिए जो है हम जो नोडल अधिकारी बनाएंगे। हरिद्वार में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण में पंच परमेश्वरों ने महंत रघुमणि, मुकामी दामोदर दास और मुकामी दर्शन दास को अखाड़े के नियमों के विपरीत आचरण करने के आरोप में अखाड़े से निकाल दिया, जिसके बाद अब बड़ा उदासीन अखाड़े से जुड़े और अन्य अखाड़ों के वरिष्ठ संतों ने नगर विधायक मदन कौशिक को निकाले गए तीनों आरोपी संतों को संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें संतों ने विधायक मदन कौशिक और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं संतों ने मीडिया में अपना बयान भी जारी किया, जिसमें विधायक मदन कौशिक को संतों से बेर न लेने के सलाह के साथ भाजपा को भी आगाह किया है कि अगर विधायक के कारण आने वाले आम चुनाव 2024 में संतों की नाराजगी देखनी पड़ सकती है। विधायक और सांसद दोनों ही इस काम में लगे हुए हैं कि हरिद्वार के जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो कैसे बिगाड़ा जाए, और आए दिन शिकायत मिल रही है कि दोनों ने सांठगांठ करके और अखाड़ों पर और आश्रमों की जमीनों पर कुदृष्टि है जिनकी कब्जा करने के प्रयास में लगे हैं। अनेकों आश्रमों की संपत्तियां कब्जा कर रखी हैं। आज वास्तव में देवभूमि के स्वरूप को अगर उत्तराखंड में हरिद्वार को नहीं बचाया गया, धार्मिक संपत्तियों को नहीं बचाया गया, तो उसका कोई औचित्य नहीं है।
और भाजपा के विधायक होने के नाते उनमें थोड़ी बहुत अगर नैतिकता हो तो महात्माओं से जाकर के माफी मांगना चाहिए और उदासीन अखाड़े के महात्माओं से माफी मांग कर कहना चाहिए अगर कोई उन्होंने संपत्ति ली है तो उन्हें वापस देनी चाहिए और उनमें अखाड़े में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महात्माओं के में महात्माओं से तो निवेदन करना चाहिए, वो निवेदन महात्मा माने न माने, लेकिन अगर उन्होंने यही प्रवृत्ति रखी जैसे लंका में राक्षस जो है हवन नहीं करने देते थे, आज वही स्थिति हो रही है कि यहाँ पर महात्मा आते हैं सत्संग करेंगे लेकिन रोज विवाद आश्रमों का और अखाड़ों का कराएंगे नेता, तो फिर भजन कीर्तन पूजा पाठ अनुष्ठान कहाँ हो पाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में यूकेपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा से शिष्टाचार भेंट की और आपको बता दें कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने 10 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आयोग के सदस्य प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा को सौंपी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को किस स्वरूप में लागू किया जाए, इसको लेकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में समान नागरिक संहिता कमेटी ने जनसंवाद किया और इस जनसंवाद में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों ने अपनी राय रखी। आपको बता दें कि 27 मई 2022 को उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के स्वरूप को लेकर कमेटी का गठन किया और इस कमेटी में उत्तराखंड के लोगों से यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसी के तहत कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में शामिल हुए लोगों ने अपने अपने सुझाव 5 सदस्यीय कमेटी के सामने रखे। कमेटी की तरफ से बताया गया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के स्वरूप को तय करने के लिए उनकी तरफ से ये आखिरी बैठक है। जल्दी एक रिपोर्ट तैयार कर उत्तराखंड सरकार को दी जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड में मेरिनो भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही ऑस्ट्रियन ब्रीडर से एक एमओयू करने जा रहे हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने डेयरी विकास और पशुपालन विभाग को उत्तराखंड की आर्थिकी में सुधार के उद्देश्य से अन्य प्रदेशों से आयोजित दूध और दुग्ध पदार्थों पोल्ट्री उत्पादों की निर्भरता को कम करने का लक्ष्य दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने गन्ना विकास विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी विकास और मत्स्य विभाग की विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। हिंदू संगठनों की ओर से पुरोला में प्रस्तावित 15 जून को होने वाली महापंचायत को जिला प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था और धारा 144 लागू की गई है। और इस बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के खिलाफ अपराध और दुराचार के सख्त खिलाफ रही है। उन्होंने कहा कि पौड़ी गढ़वाल में घटी घटना हो या फिर पुरोला का मामला, उस घटना में शामिल दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग महिला के प्रति कोई अपराध हो, कोई दुराचार की बात हो, उसके सख्त खिलाफ हैं। दोषी को सख्त से सख्त सज़ा मिले, चाहे वो पौड़ी में हुआ हो, चाहे वो पुरोला में हुआ हो। अब रहा सवाल इसका कि दोषी एक व्यक्ति हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है, पूरा समाज नहीं हो सकता। तो पूरे समाज के विरोध में अगर कोई पंचायत हो या कोई गलत कार्रवाई हो, वो हम लोग नहीं चाहते। हमने अभी अधिकारियों से मुलाकात की, चाहे पंचायत किसी भी जगह हो और किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, कानून से ऊपर नहीं, तो कानूनी प्रक्रिया हो, दोषी को सज़ा मिले और अमन रहे, शांति रहे। भारत के संविधान के हिसाब से जो लोग जहाँ जहाँ रह रहे थे सुकून के साथ वहाँ रहें, ये हम लोग चाहते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।